सरल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था सॉल्यूशन चैप्टर और सॉल्यूशन चैप्टर हमारा पूरा हो गया था। इस नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर शुरू करेंगे। उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी उसे कहते हैं उप सह संयोजक यौगिक। तो अगला जो चैप्टर है वो उप सह संयोजक यौगिक है। ये बोर्ड में ये जो चैप्टर है इसकी अंक सीमा भी 3 है, यानी ये 3 नंबर का चैप्टर है। बोर्ड में इसमें से 3 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसे नाम से पता है, इसके आगे लग रहा है उप और आगे लगा हुआ है सह संयोजक। तो हमने कभी बॉन्ड पढ़ा था उप सह संयोजक और आगे कंपाउंड है यानी यौगिक है। तो हमने उप सह संयोजक जो बॉन्ड पढ़ा है उस बॉन्ड का तात्पर्य क्या होता है, किसी भी परमाणु के पास लोन पेयर होते हैं यानी एकाकी युग्म होते हैं, और जब वो एकाकी युग्म किसी को दान करता है तो एक बंध बनता है और इस बंध को ही उपसह संयोजक बंध कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन चैप्टर की जो शुरुआत है वो सीधे उपसह संयोजक यौगिक से नहीं हो सकती है। नहीं, किसी भी चैप्टर के अंदर उससे पहले उसका बेसिक जो भी होगा उस बेसिक नॉलेज के बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे उसमें। और इसकी जो बेसिक नॉलेज है वो शुरुआत लवण से होती है, यानी सबसे पहले हमें लवण पढ़ना पड़ेगा यानी साल्ट, ठीक है ना। और लवण क्या होते हैं, अब वैसे तो सभी जानते हैं लवण क्या है, ठीक है ना भाई। हमने ये ऐसा भी पढ़ा है कि अम्ल और क्षारों के संयोजन से लवण बनते हैं। जैसे ये क्षार है NaOH, ये अम्ल है Cl और इससे बनेगा NaCl, तो ये NaCl लवण हो गया, ठीक है ना। लेकिन वास्तविकता में लवण ऐसे भी नहीं होते। कुछ लवण सरल भी होते हैं, एकल भी होते हैं, द्विक भी होते हैं, संयुक्त भी होते हैं, ठीक है ना। तो उस स्थिति के आधार पर हम सबसे पहले लवणों का अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में उपसह संयोजक यौगिक की शुरुआत कराऊंगा और इसकी शुरुआत जो होगी वो लवणों से होगी, ठीक है ना। ये जो लवण है यानी ये जो साल्ट है, इसके लिए बेसिक नॉलेज तो होती है। इसमें दो या दो से अधिक परमाणु या आयन संयुक्त हो सकते हैं, ठीक है ना। वो एक लवण का निर्माण कर लेते हैं। लवण प्रकृति में आयनिक भी हो सकते हैं, सहसंयोजी भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और जटिल भी हो सकते हैं। उसके लिए पीछे की आपकी कुछ नॉलेज है उसको काम में लें। भाई लवण की जो कैटेगरी होती है वो 3 होती है, यानी 3 प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं जिन्हें एकल लवण कहते हैं, कुछ होते हैं जो द्विक लवण कहलाते हैं, और कुछ लवण होते हैं जिन्हें संकुल लवण कहते हैं। संकुल मीन्स जटिल लवण, ठीक है ना। एकल लवण क्या है, किसी बात का एकल लवण क्या है, एकल जो लवण है वो क्या है। एकल लवण का मतलब जो सीधे आयनों से संयुक्त होकर बनता है, ठीक है ना, या परमाणुओं से संयुक्त होकर बनता है, वो एकल लवण है। जैसे मैंने KCl लिखा तो K+Cl- एकल लवण हो गया। इसी प्रकार NaCl लिखा, ये भी एकल लवण है। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट लिखा, ये भी एकल लवण है। जिंक सल्फेट लिखा, ये भी एकल लवण है, ठीक है ना। अब एकल लवण के अंदर K+Cl- Na+Cl- नहीं, इसमें 2 आयन संयुक्त होकर बना रहे हैं। इसमें भी 2 आयन संयुक्त होकर है Na+Cl-, तो 2 आयनों के संयोजन से एकल लवण बन रहे हैं, ठीक है भाई। 2 परमाणु होते और 2 परमाणु आयनित हो जाते तब एकल लवण ही तो बनता, नहीं क्या। तो एकल लवण का मतलब ये जो 2 आयन हैं इनके संयोजन से एकल लवण का निर्माण होगा। यानी अगर हमको कोई उदाहरण दे कि भाई AgCl क्या है, भाई ये एकल लवण है, ठीक है ना। AgCl एक एकल लवण है, नहीं। इसी प्रकार होते हैं द्विक लवण। द्विक लवण क्या है, 2 या 2 से अधिक एकल लवणों के संयोजन से बनते हैं। भाई द्विक लवण किससे बनते हैं, इसमें लिखा जाएगा 2 या 2 से अधिक एकल लवणों के संयोजन से बनते हैं।
दो या दो से अधिक एकल लवणों के संयोजन से जो बनते हैं उनको द्विक लवण कहते हैं, ठीक है ना, वो द्विक लवण कहलाते हैं। अब दो या दो से अधिक एकल लवण जब संयोजित होंगे तो वो आपस में हाइड्रेट बनाएंगे और वो द्विक लवण कहलाएगा। जैसे आपने कभी फिटकरी का फॉर्मूला पढ़ा है, फिटकरी का सूत्र पढ़ा है। फिटकरी का सूत्र क्या है? फिटकरी का नाम पोटास एलम है, ये पोटास एलम, ठीक है। और पोटास एलम यानी फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल 3 डॉट 24H2O, ठीक है ना, ये फिटकरी का सूत्र है। अब इसके अंदर एक एकल लवण ये रहा K2SO4, ये एकल लवण है, ये दूसरा एकल लवण रहा एल्यूमिनियम सल्फेट। अब दो एकल लवणों को संयोजित कर दिया तो इनका हाइड्रेट बन गया, कितने हाइड्रेट बन गए? 24H2O, ठीक है ना। ये फिटकरी का फॉर्मूला हुआ। तो ये फिटकरी जो फॉर्मूला है ये क्या है? ये एक द्विक लवण कहलाएगा, ठीक है ना। यानी दो या दो से अधिक एकल लवणों के संयोजन से द्विक लवण बनते हैं, ठीक है। पहला एकल लवण, दूसरा एकल लवण, दो एकल लवण हो गए, दोनों एकल लवणों का जब संयोजन हो गया तो द्विक लवण बन गया। तो पोटास एलम यानी फिटकरी क्या होती है? फिटकरी एक द्विक लवण होती है, ठीक है ना। फिटकरी एक द्विक लवण होती है। तो यहाँ हमारे सामने ये द्विक लवण का पहला उदाहरण रहा। इसी प्रकार द्विक लवण का दूसरा एग्जाम्पल बताएं। द्विक लवण का दूसरा उदाहरण लें तो द्विक लवण का एग्जाम्पल होता है कॉर्नेलाइट। ये कॉर्नेलाइट है। कॉर्नेलाइट में भी दो सरल लवण है, पहला होता है KCl, दूसरा MgCl2। ये दो सरल लवण है, इनका संयोजन जब होता है तो 6H2O बनता है। तो कॉर्नेलाइट ये एक द्विक लवण है, लेकिन द्विक लवण में विशेषता क्या होती है? इन्हें आसानी से आयनित किया जा सकता है, यानी इन्हें जल में डालेंगे तो ये आयनित हो जाएंगे, आयनों में टूट जाएंगे, ठीक है ना। इनका आयनन आसानी से हो जाता है। किसका? द्विक लवण का। भाई सरल लवण है, इनका तो होता ही है, ठीक है ना। इसलिए द्विक जो लवण होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो द्विक लवण अस्थायी होते हैं। क्यों होते हैं? अगर हमसे पूछा जाए कि द्विक लवण अस्थायी क्यों है, समझ गए? ये वास्तविकता में ठोस अवस्था में तो आयनित होते नहीं है, तो ये ठोस अवस्था में तो स्थायी है, और द्रवित अवस्था में यानी जल योजन जब इनका करते हैं तो जलीय अवस्था में ये अस्थायी होते हैं, ठीक है ना। तो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, जलीय अवस्था में अस्थायी होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि द्विक लवण जलीय अवस्था में अस्थायी होते हैं क्यों, तो आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना, कि ठोस अवस्था में तो इनका आयनन नहीं होता, लेकिन जलीय अवस्था में इनका आयनन आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। जल में डालने पर ये आयनित हो जाते हैं। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये जलीय अवस्था में आयनित हो जाते हैं, इसलिए ये जलीय अवस्था में अनस्टेबल होते हैं, मतलब अस्थायी होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे सामने द्विक लवण की स्थिति हो गई। तो भाई सरल लवण वो है जो आयनों के संयोजन से बनेंगे, नहीं। सरल लवण वो है जो आसानी से आयनित हो जाते हैं, बड़ी आसानी से आयनित हो जाते हैं, ठीक है ना। ये ठोस अवस्था में भी भंगुर प्रकृति के होते हैं, इसलिए आयनित हो जाते हैं, जलीय अवस्था में भी आयनित हो जाते हैं। द्विक लवण जो है ये ठोस अवस्था में स्टेबल होते हैं, द्रव अवस्था में, जलीय अवस्था में अनस्टेबल होते हैं। ये हमारे सामने किसकी स्थिति है? द्विक लवण की। द्विक लवण का तीसरा जो एग्जाम्पल है, नंबर 3, वो होता है FAS। इसको कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। ये हमारा द्विक लवण है, फेरस अमोनियम सल्फेट। इसको मोहर लवण भी कहते हैं या मोर लवण भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH4 का होल 2SO4 डॉट 6H2O, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें पहला सरल लवण, दूसरा सरल लवण, दो सरल लवणों के संयोजन से एक द्विक लवण बन गया, ठीक है ना। तो आप दोनों लवणों की बात समझ में बैठी। भाई हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना।
और कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड टॉपिक है यानी उपसय संयोजक जो यौगिक टॉपिक है, इसमें उपसय संयोजक यौगिक को सीखने के लिए हमें सबसे पहले लवणों के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है ना। और लवणों के बारे में हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि हमने अम्ल क्षार नहीं, अम्ल क्षार के संयोजन से भाई लवण बनते ही हैं, ठीक है ना। और अम्ल क्षार की क्रिया उदासीनीकरण क्रिया होती है। अब मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया कि भाई आयनों के संयोजन से जब दो आयन आपस में संयोजित होते हैं तो सरल लवण बनाते हैं, एकल लवण बनाते हैं, ठीक है ना। दो आयन जब आपस में संयोजित होते हैं तो वो सरल लवण बनाएंगे, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक सरल लवण संयोजित होते हैं तो क्या बनाएंगे, द्विक लवण बनाएंगे, ठीक है ना। और द्विक लवण के 3 एग्जाम्पल बता दिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला पोटास एलम बता दिया, फिटकरी एक द्विक लवण है, कॉर्नेलाइट भी एक द्विक लवण है, बोर्ड पर है, ठीक है ना। और मोर लवण यानी FAS फेरस अमोनियम सल्फेट ये भी एक द्विक लवण है। नहीं, अब हमारे सामने स्थिति आती है किस लवण की, संकुल या जटिल की, ठीक है ना। संकुल या जटिल क्या है, तो संकुल लवण या जटिल लवण क्या है। अगर हमें संकुल लवण पढ़ना है तो सबसे पहली स्थिति शुरू करें संकुल की, यानी हम तीसरे नंबर का लवण पढ़ रहे हैं, संकुल लवण, या इनको क्या कहते हैं, जटिल लवण, या इनको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इनको कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक, ठीक है ना। तो संकुल लवण या जटिल लवण क्या होते हैं। संकुल लवण का मतलब होता है कि जब किसी सरल लवण को किसी विलायक में विलयशील किया जाता है, जब सरल लवण को, ठीक है ना, सरल लवण को किसी विलायक में विलय किया जाता है, विलय किया जाता है, ठीक है, तब वो संकुल लवण कहलाता है। और हमेशा ये ध्यान रखो विलायक कौन होता है, हर कोई तो विलायक बनता नहीं। विलायक वो होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी इसका परावैद्युतांक अधिक होता है, ठीक है ना। जैसे जल को सार्वभौमिक विलायक कहते हैं, क्यों, क्योंकि जल का परावैद्युतांक 80 होता है, ठीक है ना। तो जब किसी सरल लवण को विलायक में विलय करेंगे तो संकुल लवण का निर्माण होगा। सरल लवण को विलायक में विलय करने पर संकुल लवण बनते हैं। और मैंने कहा कि विलायक कौन होते हैं, अरे भाई दो चीज़ों को हम आपस में मिला रहे हैं तो उसमें एक विलय होता है, एक विलायक होता है। तो हम ऐसा नहीं कहते कि भाई ज़्यादा वाला ही हमेशा विलायक हो। हाँ, 90% यही चांस होता है कि जिसकी मात्रा हम ज़्यादा लेते हैं वो हमेशा विलायक होता है, ठीक है ना। जैसे हम ये कहते हैं कि हमने NaCl को जल में डाला, नहीं क्या। अब मान लो उदाहरण के लिए NaCl मैंने 10 कटोरी ले लिया, ठीक है ना, और मान लो जल मैंने 5 कटोरी ले लिया। तो ऐसा नहीं है कि जो NaCl है उसकी मात्रा ज़्यादा है तो NaCl विलायक हो जाएगा, नहीं, ठीक है ना। विलायक तो वो होगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक ज़्यादा है। तो जिसके परावैद्युतांक का मान ज़्यादा है वही विलायक होगा हमेशा, ठीक है ना। हाँ, बाकी 99% हम यही मानते हैं ज़्यादातर कि भाई जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। विलायक हमेशा उसे माना जाता है जिसका परावैद्युतांक अधिक होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने NaCl को जल में डाला, तब यहाँ पर जल ही विलायक है, क्योंकि जल का परावैद्युतांक अधिक होता है NaCl से, ठीक है ना। तो वो स्थिति हमारे सामने यहाँ पर है। हम कह रहे हैं कि सरल लवण को विलायक में विलय किया जाता है। भाई जब किसी सरल लवण को किसी विलायक में विलय करते हैं तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज़्यादा होगा वो विलायक होगा। जैसे एक सरल लवण है कॉपर सल्फेट CuSO4, और हमने एक विलायक ले लिया अमोनिया NH3। जब हमने इस सरल लवण को, ये हो गया सरल लवण हो गया, और ये हमारे सामने हो गया विलायक। अब इस सरल लवण को हमने इसमें डाल दिया, तो डालने पर कैसा लवण बनेगा, संकुल बनेगा। संकुल बनेगा तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे,
CuNH3 का होल 4 SO4। ठीक है, इन दोनों को डालने पर किसका निर्माण हो गया? एक संकुल लवण का निर्माण हो गया। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लगा देंगे हम। ठीक, तो एक संकुल लवण बन गया। तो भाई आप ये समझो, आपने कभी ऐसा फॉर्मूला के 11th क्लास में देखा है, ऑक्सीकरण अपचयन चैप्टर था, ठीक है ना, उसमें इस टाइप के वर्गाकार कोष्ठक वाले सूत्र देखे थे। तो जो वर्गाकार कोष्ठक वाले जो सूत्र होते थे वो संकुल के होते थे, मतलब उपसय संयोजक यौगिक के होते थे। लेकिन हमने ये बताया कि उपसय संयोजक यौगिक बनते कैसे हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, सरल लवण से ही होता है। भाई जब आप सरल लवण को जोड़ोगे तो द्विक बनेगा, जब आप किसी सरल लवण को किसी विलायक में विलय करोगे तो संकुल बनेगा। ठीक है ना, हमने इस सरल लवण को इस विलायक में विलय किया है तो एक संकुल लवण का निर्माण हो गया है। ठीक है ना, तो ये हमारे सामने एक संकुल लवण का निर्माण हुआ। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, ये हमारे सामने एक KCN और इसके साथ है FeCN का होल 2। नहीं, इन दोनों को जोड़ने पर फॉर्मूला बन गया, फेमस है, K4FeCN का होल 6। ये एक संकुल बन गया। ठीक है ना, सरल लवण को विलायक में डाला तो इसके आगे 4 लगेगा। नहीं, सरल लवण को विलायक में डाला तो एक संकुल लवण का निर्माण हो गया। तो ये हमारे सामने एक संकुल लवण के निर्माण की स्थिति है। ठीक है ना, तो मैंने आपको संकुल के 2 एग्जाम्पल बताए। अब आप इस संकुल में क्या देख रहे हो, इस संकुल के अंदर एक वर्गाकार कोष्ठक है, ये कोष्ठक है। इस कोष्ठक में जो पहले लिखा है वो तो धातु होती है, इसके बाद वाले भाग लिगेंड होते हैं, और इसके बाहर कोष्ठक के बाईं ओर या दाईं ओर ये आयन होते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप संकुल लवण की डेफिनेशन आनी चाहिए। भाई किसी सरल लवण को विलायक में विलयशील करने पर संकुल लवण का निर्माण होता है। किसी भी संकुल की विशेषता क्या होती है, किसी भी संकुल के अंदर एक वर्गाकार कोष्ठक होता है। ये संकुल बना दिया मैंने, इस संकुल के अंदर एक वर्गाकार कोष्ठक है। इस वर्गाकार कोष्ठक के अंदर क्या होता है, धातु होती है, लिगेंड होता है, इसके बाहर क्या होते हैं, आयन होते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे सामने इसकी स्थिति रही संकुल लवण की। नहीं क्या, संकुल जो भी होंगे, नहीं, जो भी संकुल लवण बनेंगे उस संकुल लवण के आगे कोई ना कोई स्थिति तो जरूर होगी। लेकिन संकुल लवण क्या होते हैं भाई, इनका आयनन नहीं होता है। ये ठोस अवस्था में भी स्थायी होते हैं और ये जलीय अवस्था में भी स्थायी होते हैं। मतलब ये जो संकुल होगा, जैसे KCl है, ये तो टूट गया K+Cl- में, लेकिन ये कोष्ठक जो है वर्गाकार कोष्ठक, इसका आयनन नहीं होता कभी, इसमें धातु लिगेंड से जुड़ी होती है। ठीक है ना, तो मैं कह रहा हूँ ये ठोस अवस्था में भी नहीं आयनित होते और जलीय अवस्था में भी आयनित नहीं होते हैं। ठीक है ना, इसलिए ठोस अवस्था में भी स्थायी होते हैं, जलीय अवस्था में भी स्थायी होते हैं। समझ गए, ये हमारे सामने संकुल की स्थिति रही। अब हम किसी संकुल के लिए, यानी ये 2 एग्जाम्पल जो मैंने बताए ये किसके हैं, किसी संकुल लवण के हैं, और इस संकुल लवण को ही उपसय संयोजक यौगिक कहते हैं। इसके बारे में आप 2-3 बातें सीख गए हो कि भाई संकुल क्या होता है, सरल लवणों के संयोजन से बनेगा, सरल लवण जब विलायक में घुलेगा तो बनेगा। ठीक है ना, दूसरी बात, संकुल जो होता है वो ठोस और जलीय दोनों अवस्थाओं में स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि संकुल लवण का आयनन आसानी से नहीं होता है। नहीं, संकुल आयनित नहीं होता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ा होता है, उपसय संयोजक यौगिक से जुड़ा होता है। इसके बाद की स्थिति, अब हम एक इस संकुल का एग्जाम्पल लें। ये हमारे सामने एक संकुल लवण है, संकुल लवण, ये एक संकुल लवण है K4FeCN का होल 6। ये भी एक संकुल है, और एक संकुल ये है, दूसरा उदाहरण ये था CuNH3 का होल 4 SO4। ठीक है ना, ये दोनों संकुल है। इस संकुल में जो वर्गाकार कोष्ठक है, इस वर्गाकार कोष्ठक को समन्वय मंडल कहते हैं। तो किसी संकुल में जो वर्गाकार कोष्ठक होता है, इस वर्गाकार कोष्ठक को क्या कहा जाता है, इस वर्गाकार कोष्ठक को समन्वय मंडल कहा जाता है। ठीक है,
इसके बाहर वर्गाकार कोष्ठक के जो बाहर होता है उसको आयनन मंडल कहते हैं। ठीक है ना। अब आप तो ये समझो, एक इधर हो सकता है, एक इधर हो सकता है। इस साइड अगर कोई है तो उसको कहते हैं धन आयनिक। ठीक है। और इस वर्गाकार कोष्ठक में इस साइड है तो इस साइड भी आयनन मंडल है, इसको क्या बोलेंगे? इसको ऋण आयनिक। और ये कोष्ठक वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? इसको समन्वय मंडल कहते हैं। ठीक। और इस समन्वय मंडल में क्या होता है? जो सबसे पहले लिखी होती है उसे धातु कहते हैं। इस कोष्ठक के अंदर जो Cl लिखा हुआ है इसको लिगेंड कहते हैं। ठीक है ना। तो समन्वय मंडल में कौन होता है? धातु और लिगेंड। अब इस उदाहरण के अंदर, इस उदाहरण में कॉपर धातु है और NH3 जो है वो क्या है? NH3 लिगेंड है। ठीक। दोनों उदाहरण है हमारे एक साथ चल रहे हैं। अब इसमें कोऑर्डिनेशन क्या है? इसके अंदर कोऑर्डिनेशन ये है कि ये जो धातु 6 Cn से जुड़ी है, ये Fe धातु है, कितने Cn के साथ जुड़ी है? 6 से। तो जो धातु 6 Cn के साथ जुड़ी है, ये धातु और Cn के बीच आपस में जो बंध बना है उस बंध का नाम उपसह संयोजक है। कौन सा बंध बन रहा है इन दोनों के बीच? उपसह संयोजक। मतलब ऐसे सीखो, Fe धातु है, कितने Cn से जुड़ी है? 6 से। तो Fe धातु 6 Cn के साथ ऐसे बॉन्ड बना रही है, उपसह संयोजक। ठीक है ना। ये Cn के साथ, मतलब Cn जो है वो अपना लोन पेयर दे रहा है, एकाकी युग्म धातु को दे रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब किसी उपसह संयोजक यौगिक में यानी संकुल यौगिक के अंदर समन्वय मंडल होता है। समन्वय मंडल में धातु और लिगेंड होते हैं। समन्वय मंडल के बाहर बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर जो मंडल है उसको धनायनिक कहते हैं, मतलब आयनिक मंडल कहते हैं। और दाईं ओर वाले को भी आयनिक कहते हैं, लेकिन इसको ऋणायनिक मंडल कहते हैं। ठीक है ना। और इस समन्वय मंडल के अंदर जो केंद्रीय धातु होती है वो लिगेंड के साथ कौन सा बंध बनाती है? उपसह संयोजक बंध बनाती है। जैसे मैंने ये बना रखा। उपसह संयोजक बंध कैसे बनता है? जो लिगेंड होता है वो अपना लोन पेयर एकाकी युग्म धातु को दान कर देता है। जैसे ये Cl लिगेंड है, ये अपना लोन पेयर किसको दान कर रहा है? धातु को। ठीक है ना। तो केंद्रीय धातु जो होती है वो लोन पेयर लेती है और लिगेंड लोन पेयर देता है। जब ये लोन पेयर लेने और देने से जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को ही क्या कहते हैं? उपसह संयोजक बंध कहते हैं। ठीक है। तो भाई किसी भी संकुल की ये विशेषता होती है कि उस संकुल में ये धनायनिक या ऋणायनिक है या नहीं है, लेकिन वर्गाकार कोष्ठक जरूर होगा। कोई संकुल कहलाएगा कब? कोई भी सूत्र संकुल जब कहलाएगा जब उसमें कौन सा मंडल होगा? जब उसमें समन्वय मंडल उपस्थित होगा। अगर किसी संकुल में समन्वय मंडल उपस्थित है तो वो संकुल धातु और लिगेंड के साथ उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़ा होगा। ठीक है ना। कहने का मतलब किसी भी संकुल में उपसह संयोजक बंध बनता है और बनाता कौन है? धातु लिगेंड के साथ उपसह संयोजक बंध बनाती है। ठीक। अब आप इसको शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हो कि भाई कोई भी संकुल लवण है, उस लवण में क्या होता है? किसी भी संकुल लवण में एक तो समन्वय मंडल होता है। ठीक है ना। किसी भी संकुल लवण में एक आयनिक मंडल होता है। संकुल लवण में कितने मंडल हो गए? 2। एक समन्वय मंडल और एक आयनिक मंडल। अभी भी बताया था। समन्वय मंडल में कौन होता है? समन्वय मंडल में धातु होती है और लिगेंड होता है। ठीक है ना। आयनिक मंडल में कौन होता है? आयनिक मंडल में धनायन हो सकता है और ऋणायन हो सकता है। ये बाईं ओर और ये दाईं ओर। ठीक है ना। एक छोटी सी समरी तैयार हो गई इसकी। नहीं, समन्वय जो मंडल है इसका होना अति आवश्यक है। किसी भी उपसह संयोजक यौगिक में
समन्वय मंडल का उपस्थित होना अनिवार्य है। इसका उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। लेकिन कौन से मंडल का उपस्थित होना अनिवार्य है? समन्वय मंडल का। समन्वय मंडल में बॉन्ड धातु लिगेंड के बीच बनता है। मान लो धातु को मेटल कहते हैं अंग्रेजी में एम, और लिगेंड को एल कहते हैं, ठीक है। तो धातु और लिगेंड, तो लिगेंड अपना लोन पेयर धातु को देता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं इसका मतलब क्या है? एकाकी युग्म, मतलब एलपी, लोन पेयर। तो लिगेंड अपना लोन पेयर किसको दान करता है? केंद्रीय धातु को। और इन दोनों के बीच समन्वय मंडल में कौन सा बंध बनता है? उपसह संयोजक। तो ये जो तीर लगा रखा है मैंने, ये तीर कौन सा बॉन्ड है? उपसह संयोजक बंध है। मतलब लिगेंड धातु को इलेक्ट्रॉन देता है, एकाकी युग्म दान करता है, ठीक है ना। जब केंद्रीय धातु को एकाकी युग्म दान करता है लिगेंड, तो बनने वाले बॉन्ड को उपसह संयोजक बंध कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब धातु क्या है? केंद्रीय धातु क्या है? ये ग्राही है। और लिगेंड क्या है? ये दाता है। जो दान करता है उसको लुईस के अनुसार क्षार कहते थे, और जो एकाकी युग्म ग्रहण करता है उसको लुईस के अनुसार अम्ल कहते थे, ठीक है ना। तो किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ी होती है। नहीं, अब आपके सामने उदाहरण अभी अभी दिया ही था मैंने, कॉपर सल्फेट है CuNH3 का होल 4 SO4। अब आप बता ही सकते हो, ये धातु हो गई, ये लिगेंड हो गया। अब ये दाईं ओर है, तो ये कौन हो गया? ऋणायन, ठीक है ना। धातु लिगेंड ऋणायन। नहीं, ये धातु इस लिगेंड के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगी? उपसहसंयोजक बंध बनाएगी। नहीं, तो कहने का मतलब उपसहसंयोजक यौगिक की परिभाषा क्या होती है? किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक की डेफिनेशन क्या है? संकुल लवण की डेफिनेशन क्या होगी? किसी भी संकुल की डेफिनेशन होगी कि जब केंद्रीय धातु लिगेंड के साथ, जब केंद्रीय धातु लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाती है, तो बने यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। तो बने यौगिक क्या कहलाते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है ना। अब आप संकुल के बारे में सब कुछ सीख गए। नहीं, किसी भी संकुल में क्या विशेषताएं हैं? किसी भी संकुल की विशेषता है कि किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु जो होती है वो लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाती है, ठीक है ना। तो बने यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, यानी धातु और लिगेंड के बीच बनने वाले उपसहसंयोजक बंध से जो यौगिकों का निर्माण होता है उन्हें संकुल या उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं, ठीक है। ये हमारे सामने संकुल और उपसहसंयोजक यौगिक की स्थिति बन गई। नहीं, क्या किसी भी संकुल में क्या विशेषता है? किसी भी संकुल की जो विशेषता है वो आपके सामने स्पष्ट है, ठीक है। उपसहसंयोजक बंध बनना चाहिए, धातु और लिगेंड के बीच बनना चाहिए, वर्गाकार कोष्ठक उपस्थित होना चाहिए। वर्गाकार कोष्ठक को समन्वय मंडल कहते हैं। दाईं ओर वाली स्पीसीज को धनायन कहते हैं, दाईं ओर वाली स्पीसीज को ऋणायन कहते हैं, बाईं ओर वाली स्पीसीज को धनायन कहते हैं, ठीक है ना। एकाकी युग्म दान करने वाला लिगेंड होता है, लिगेंड को दाता कहते हैं और लिगेंड को लुईस क्षार भी कहते हैं। नहीं, धातु ग्राही कहलाती है, लुईस अम्ल कहलाती है, समझ गए। तो आपके सामने किसी भी संकुल की 2 परिभाषाएं बन गई हैं। अब आपके दिमाग में ये इमेज तो क्लियर है कि कोई भी फॉर्मूला जो आएगा संकुल का, उस संकुल का जो भी सूत्र होगा संकुल लवण का, उसे देखते ही आप पहचान तो लोगे ही, वो आपको रखनी है दिमाग में, ठीक है ना। इसकी 2 स्थिति बताई। पहली बताई थी कि सरल लवण को जब विलायक में विलय किया जाता है
विलय किया जाता है तो संकुल लवण बनते हैं। पहली ये थी। दूसरी क्या बताई, धातु व लिगैंड के मध्य उपसह संयोजक, धातु व लिगैंड के मध्य उपसह संयोजक बंध से बने यौगिक उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। बनने वाले धातु और लिगैंड के मध्य जब उपसह संयोजक बंध बनता है तो उससे बने यौगिक क्या कहलाते हैं, उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है ना। अगली क्या थी, ये जो संकुल होते हैं ये ठोस अवस्था में भी स्थायी होते हैं, ये जो संकुल होते हैं वो जलीय अवस्था में भी स्थायी होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद किसी संकुल में क्या विशेषता बताई, किसी भी संकुल में समन्वय मंडल का होना अनिवार्य है। किसी भी संकुल में किसका होना अनिवार्य है, समन्वय मंडल का। ठीक है ना। समन्वय मंडल उसमें जरूर होगा किसी भी संकुल यौगिक के अंदर। और समन्वय मंडल में कौन होगा ये भी आपको बता दिया क्लियर। किसी भी समन्वय मंडल में धातु और लिगैंड होगा। अब धातु लिगैंड क्या होते हैं तो अभी आगे पढ़ेंगे, अभी चैप्टर तो शुरुआत हुई है। ठीक है ना। और धातु और लिगैंड के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, उपसह संयोजक बंध होगा। नहीं, समन्वय मंडल के बाहर धनायनिक और ऋणायनिक भाग होगा। नहीं क्या। तो आप संकुल के बारे में इतना सीख ही गए नहीं, और आपके दिमाग में ये इमेज क्लियर है ही, इसको रटने की आवश्यकता ही नहीं, वैसे ही याद रह जाएगा अब तक जो पढ़ा है वो। तो ये इमेज है K4FeCN का होल 6 कि भाई ये एक संकुल लवण है। इसमें K क्या है, धनायन है, F ही धातु है, CN लिगैंड है। ठीक है ना। कौन एकाकी दे रहा है, कौन ले रहा है, ये लिगैंड अपना एकाकी धातु को दे रहा है, मतलब CN अपना एकाकी F ही को दे रहा है। अतः F ही ग्राही है, CN दाता है। ठीक है ना। इसको लुईस अम्ल कहते हैं, इसको लुईस क्षार कहते हैं। जो एकाकी युग्म दान करता है उसे लुईस क्षार कहते हैं, जो एकाकी युग्म ग्रहण करता है उसे लुईस अम्ल कहते हैं। नहीं, तो मैंने आपको इस चैप्टर में आज लवणों का परिचय करा दिया। लवणों के कितने प्रकार बता दिए, 3, सरल लवण, द्विक लवण और संकुल लवण। नहीं, कल नेक्स्ट वीडियो में संकुल लवण को आगे लेंगे। संकुल का परिचय बता दिया, संकुल के एग्जाम्पल बता दिए, संकुल में किस प्रकार का बंध बनता है उसके बारे में समझा दिया। अब इस किसी संकुल के अंदर धातु और लिगैंड इनकी क्या डेफिनेशन होती है, कि धातु की डेफिनेशन और लिगैंड की डेफिनेशन क्या है, इनकी परिभाषाएं क्या है, इनका नामकरण कैसे होगा। ठीक है ना। उसके बारे में कल नेक्स्ट अगले वीडियो में शुरुआत करेंगे।